लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर कंप्लीट एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या गया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, जहाँ पर हमारे पास 2x² + 5x और यहाँ पर k दे दिया गया है। मतलब k हमारे पास मिसिंग है, k कोई की वैल्यू शायद से निकालनी है। हाँ, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, ठीक है। और कहा गया है सेटिस्फाइंग द रिलेशन α² + β² + अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। बेसिकली हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया और साथ में अल्फा और बीटा दो जीरोज हमें बता दिए गए और पूछा गया है कि ये जो अल्फा और बीटा ये जो रिलेशन फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये CBSE 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा गया है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x² + 5x + k। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और कहा गया है कि इसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, दीज आर द जीरोज। और इनके बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में एक इन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिया है। वो क्या था, α² + β² + अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अल्फा + बीटा कितना होना चाहिए, वो हो जाएगा यहाँ पर कितना, -b/a। और -b/a का मतलब क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि -5/2। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा + बीटा कितना हो गया, -5/2, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर c/a विच इज़ k/2। तो यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है और साथ में अल्फा + बीटा की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन इस इक्वेशन में होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ α² + β² है। अगर इधर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होता तो ये अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर हो जाता। तो एक काम करते हैं, जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई भी मिसिंग टर्म होता है ना तो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इस केस में अगर हम क्या करेंगे, α² + β², इसके अंदर अल्फा बीटा दिया गया है, एक और अल्फा बीटा को ऐड कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब क्योंकि आपने अल्फा बीटा ऐड किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई एडिशनल टर्म इंक्लूड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है और साथ में राइट हैंड साइड पे वही रहेगा, ठीक है। अब आप इस टर्म को देखिए, इसको हम बोल सकते हैं ना अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज अल्फा इंटू बीटा एंड दिस वन इज 21/4। ये हो चुका है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, अल्फा + बीटा की वैल्यू है -5/2, तो इसका मतलब ये हो गया कि -5/2 होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो चुकी है। अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू देख लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू है k/2, तो -k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। देखिए माइनस का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया, -k/2 एंड दिस वन इज 21/4। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको तो राइट साइड पे ले जाते हैं और 21/4 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25/4 - 21/4 इज इक्वल टू k/2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करके देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 4 तो एलसीएम आ सकता है, क्योंकि 4 दोनों के बीच में डिनोमिनेटर कॉमन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 25 - 21 / 4 इज इक्वल टू k/2, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, k/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, k/2 इज इक्वल टू 25 - 21 कितना हो जाएगा, 4 / 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचा 1। सो दिस इम्प्लाइज k/2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर अगर आप 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। ये आंसर है। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा प्रॉपर आंसर कि इस तरीके से इस आंसर को हम निकालेंगे। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग थी कि आपको किस तरीके से जो जीरोस के बीच में रिलेशंस होता है उसको कैसे इस इक्वेशन में यूटिलाइज करना है, बस, और कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन का पर्पज़ ही ये था। इतना क्लियर हो चुका है। अब हम इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके अंदर बस आई थिंक इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या गया है, पहले ये देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax² + bx + c। तो इसमें कहा गया है कि इसके जो दो पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं, इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं, इन दोनों जीरोज के बीच में जो रिलेशन है, कहा गया है कि इन दोनों जीरोज का सम कितना दिया गया है, 8, और प्रोडक्ट दे दिया हमें इनका 12।
और पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल को बताओ क्या होगा, और साथ में इसके जीरोस भी बताने हमें। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा। अच्छा, पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा इसके अंदर। इस क्वेश्चन को ना समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक काम करिए, ए इसमें कॉमन ले लीजिए। अगर हम इसके अंदर ए को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ए कॉमन लिया था तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो ए से डिवाइड हो चुका, ये भी ए से डिवाइड होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बी एक्स बाई ए, ठीक है, और साथ में ये हो जाएगा सी बाई ए। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए बोलते हैं तो बी बाई ए को क्या क्या बोलेंगे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। सो दिस मीन्स कि ये पॉलिनोमियल हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी बाई ए की वैल्यू कितनी होती है, वो तो हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, माइनस का 8x, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब प्रॉब्लम यही होती है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं वो इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं ए को। वो शुरू ही पता कैसे करते हैं, शुरुआत ही उनकी ऐसे होती है कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस का हो जाएगा, फिर सम ऑफ द रूट्स विच इज़ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और उस हिसाब से इस आंसर को निकाल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। जबकि ये आंसर अगर आप देखें तो ऑल दो आंसर सही है, लेकिन इस आंसर में कुछ ना कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, और वो जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम आंसर ऐसा क्यों निकालते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब आप खुद सोचिए, अगर a की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर पॉलिनोमियल कितना आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर 1 लेंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अगर हम a की वैल्यू को यहाँ पर 2 ले लेते तो ये कितना आता, यह आ जाता पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24। इतना क्लियर हो गया। और वहीं पर अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर ले लेते a इज इक्वल टू 5 तो क्या आता, आपके पास पॉलिनोमियल आता पी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 8 कितना हो गया 40, 5 8 40 इंटू एक्स 40x, और ये कितना हो गया 12 इंटू 5 60, इतना आ गया। अब इसमें होगा क्या कि आप किसी भी केस में देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का b बाई ए विच इज़ माइनस ऑफ माइनस 8 बाई 1 दैट इज 8। इस केस में देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का b बाई ए दैट इज माइनस ऑफ माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 16 बाई 2 जो कि 8 होगा। तो हर केस में आप देखेंगे हर एक केस के अंदर जो अल्फा प्लस बीटा है वो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू अलग अलग लेने पे पॉलिनोमियल भी अलग होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कभी भी एक पॉलिनोमियल नहीं बनता है, बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं, डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर। बट हम करते क्या है, जब इतने सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं तो हम फालतू में ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्यों लें। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू 1 लेते हैं, उसके बेसिस पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनकर आता है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसा हो कि एग्जामिनर आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश करे तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये जो ए की वैल्यू है उससे चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। अदरवाइज हर एक पॉलिनोमियल के अंदर जो सम ऑफ जीरोज़ हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हैं वो गिवन टर्म के इक्वल ही हैं जो हमें गिवन टर्म दी गई थी। इतना क्लियर हो गया। तो हमने इसमें ये चीज़ तो देखा कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ दे दिए गए हैं और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो हम कैसे निकालेंगे। अब आपके पास ये लॉजिक भी क्लियर हो चुका है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है तो एक्चुअली में उसको बोला जाता है ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और हम यहाँ पर नॉर्मली ए को 1 लेते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वे में, और फिर हम बोल देते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया था, हमें 8 दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में भी अगर स्टैंडर्ड वे में हम करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ये 8 हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था 12, तो ये हो गया 12 विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपके पास पॉलिनोमियल आ चुका है। अब आपसे पूछेगा कि भाई इसके जीरोज़ बताइए। अगर आपके पास पॉलिनोमियल आ गया तो आप जीरोज़ बता सकते हैं। तो जीरोज़ बताने के लिए करना क्या होगा, इसका सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या कहा गया था कि अगर जब भी हम कोई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
स्प्लिट करते हैं, उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो हम ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करते हैं जिनका सम कितना होना चाहिए इस मिडल वैल्यू के इक्वल, दैट इज -8, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए वो इसके कोफिशिएंट और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है इनके प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ये 1 हो गया और ये 12, दैट इज 12। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 12 और सम होना चाहिए -8। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? ऐसे जो दो नंबर होते हैं वो यही होंगे, -6 एंड -12। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर आ जाएगा क्या, प्लस, और यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस और माइनस दोनों ही ऐड अप होकर यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा -8। तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये एक्चुअली में आएगा x², ये -8x को आप लिख सकते हैं -6x -12x एंड देन -12 नहीं -2x एंड देन +12। तो ये हमारे पास, हमने इसको ब्रेक कर दिया। इतना क्लियर है? सो ये पार्ट अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ सकता है। अगर आप x कॉमन लेंगे तो इस केस में बचेगा क्या, सिर्फ एक x बचेगा। इस केस में एक ही x था तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, सिर्फ 6। इन दोनों केसेस के अंदर आप 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर क्या बचा, x। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं था तो हम क्या करेंगे, एक हमने माइनस बाहर ले लिया था तो एक अंदर माइनस रह जाएगा और ये हो जाएगा 6। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास x - 6 कॉमन आ सकता है, वो पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया x - 6 और बचा कितना, इस केस में बचा x और इस केस में बचा 2, तो आप बोल सकते हैं x - 2। सो एक्चुअल में आपका आंसर कितना आ गया, पॉलिनोमियल इज x - 6 एंड देन x - 2। अब अगर आपको जीरो निकालने तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करके देखिए। जैसे आप जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, उन दोनों फैक्टर्स को अगर आप जीरो से इक्वेट करके देखेंगे तो आपके फर्दर जीरोज निकल के आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आपका आएगा 0 6 और यहाँ पर आपका जीरो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली में कितनी हैं, 6 एंड 2। ये आपका आंसर है। तो आपके जो जीरोज हैं वो 6 एंड 2 हैं। इतना क्लियर हो चुका है? आपको ये पता चल गया है कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आएगा और आपको ये पता चल गया कि साथ में हमारे जीरोस क्या आएंगे, और मैंने आपको इसका रीज़न भी बता दिया कि हम इसी को स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके साथ साथ और भी पॉलिनोमियल बन सकते हैं, बट हम उन पॉलिनोमियल को यूटिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन इन केस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इस टाइप की भी चीज़ें आ गई तो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से ऐसे चीज़ों को हैंडल करना है, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। इतना क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अच्छा हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, हेंस फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इस ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपके पास सम ऑफ जीरोज, मतलब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर देते हैं, अगर आपके पास पॉलिनोमियल px की बात करी गई है, ठीक है, और कहा गया है कि हमारे पास सम ऑफ जीरोज कितने दे दिए गए, सम ऑफ जीरो दे दिया गया है कि हमारे पास 0 है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1। तो आपको पॉलिनोमियल को अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि लास्ट केस में मैंने आपको बताया था कि x², वैसे हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, ax² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से हम a को 1 ले लेते हैं और साथ में इसको पॉलिनोमियल को लिख देते हैं px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 0 इंटू एक्स, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1। तो ये हो जाएगा x² और ये एक्चुअली में 0 था तो इसको हम हटा देते हैं, बचेगा कितना, सिर्फ x² - 1। तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल, और पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी आपको बताने हैं। एक बात बताइए, मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 12 तक, हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 और 11 में डिस्कस भी किया था कि जब भी आपके पास तीनों चीज़ें अगर आपके पास ना हो तो आप उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ मत करिएगा। उसमें आपको करना क्या है, देखिए दूसरे तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कांस्टेंट टर्म है और x² वाला टर्म है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि a² - b² में क्या था, a - b इंटू a + b। तो पहले आप ये देखिए a² - b² वाला फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस केस में देखिए px को हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया ना a² - b², जहाँ पर a की वैल्यू है x और साथ में b की वैल्यू है 1, तो ये हो गया a - b इंटू a + b। ये है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये पार्ट क्लियर हो गया?
अब देखिए अगर हमें जीरोज निकालने हैं तो इस पॉलिनोमियल को हमें इक्वेट किससे करना पड़ेगा, जीरो से। इसका मतलब ये है कि x माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन, इसको हमें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स को हमें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब पहले फैक्टर को हम देख लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड फैक्टर को अगर आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इससे आंसर क्या आएगा, इससे आंसर आपके पास आएगा x इज इक्वल टू वन, और यहाँ से आंसर आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन। सो बेसिकली आपके पास जो जीरोज आए हैं वो हैं वन एंड माइनस वन, प्लस वन एंड माइनस वन। सो बेसिकली अल्फा की वैल्यू आप प्लस वन ले लीजिए और साथ में बीटा की वैल्यू आप माइनस वन ले लीजिए। ये हैं आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इसका आंसर क्या होगा, पॉलिनोमियल आ चुका है हमारे पास और साथ में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी आ चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 जैसा था, इसलिए काफ़ी जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा क्या दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी 14 क्वेश्चन नंबर जैसा ही है, जैसा हमने 15, 14 और ये किया था ना, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 16 को भी करने वाले हैं। कैसे, पी एक्स को हम क्या लिखेंगे, पी एक्स को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इतना क्लियर है। अब अगर आप a की वैल्यू 1 लेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इतना क्लियर हो गया। और आपको कहा क्या गया है, सम ऑफ द जीरोज कितने दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16, हुज सम ऑफ जीरोज इज 5/2। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई, 5/2, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। प्रोडक्ट कितना दे दिया गया है, 1। ठीक है, बस आपको इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया पी एक्स। इतना क्लियर है। अब देखिए इस केस में ना आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर लोग इस आंसर को इस तरीके से लिखेंगे ही नहीं। ज़्यादातर केसेस में पता है क्या करेंगे वो, अब यहाँ पर देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं यूटिलाइज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पी एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते थे ना, इस वाले पॉलिनोमियल को a इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस का 5/2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको सारे नंबर्स प्रॉपर फॉर्म में चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू आप कैसी लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, ताकि इस तरीके से आए कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन ना बचे। तो अगर आप a की वैल्यू 2 लेंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, बस प्लस 2 आएगा, सॉरी ये 2 आ गया। ये पॉलिनोमियल है, ये आ गया, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर बुक्स में ये वाला आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या है, सिर्फ ये रीज़न है। रीज़न आपको समझ में आया, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको अगर इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते तो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं ये हमारे पास पॉलिनोमियल बनकर आया विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर आप इसको जीरो के हिसाब से इक्वेट करके देखेंगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना कि इसका एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया 2 और ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0 ही रहता है, तो बचा सिर्फ ये आंसर। ये हमारे पास आंसर है। लेकिन एक्चुअली में कि आप पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो आप बाद में करेंगे जब आप जीरोज निकालने जाएंगे। लेकिन आंसर इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, लेकिन कई लोग इस तरीके से निकाल के दिखाते हैं। अगर आपको सुटेबल लगे तो इस तरीके से कर दीजिएगा, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि हमें इनके जीरोज निकालने हैं। पहले तो हमें क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या है। अगर आप ये वाला पॉलिनोमियल भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पॉलिनोमियल हो या ये पॉलिनोमियल हो, दोनों ही पॉलिनोमियल हमारे सुटेबल हैं और सही हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर्स हमारे सुटेबल भी हैं और सही भी आंसर हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इनके जीरोस कैसे निकालें। मतलब अगर हम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो इसमें हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। वो रूट क्या होंगे वो हमें निकालना है। तो पहले हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास 2 नंबर ऐसे आने चाहिए जिनका सम क्या होगा, मिडिल टर्म के इक्वल, दैट इज -5। और साथ में उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 2 इंटू 2 विच इज़ 4।
तो प्रोडक्ट तो 4 होना चाहिए लेकिन सम माइनस का 5 होना चाहिए। ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है माइनस का 1 और एक हो सकता है माइनस का 4। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो आपको बस इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है किसमें, एक माइनस का 1x और यहाँ पर माइनस का 4x और साथ में जो हमारे पास +2 था और साथ में ये 2x² था, ये एज इट इज़ रहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा, ये बचा 2 और साथ में एक x बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, x अगर बाहर चला गया तो बचेगा सिर्फ 1, तो ये हो गया 2x - 1। इस केस में आप देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस का 2 ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही आप माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा इधर, क्योंकि x तो जा चुका है। अच्छा x गया नहीं है ना, तो हम यहाँ पर x को भी लिखेंगे, x नहीं गया, ठीक है। इसमें आपने माइनस का 2 कॉमन लिया लेकिन यहाँ तो प्लस का 2 था, इसका मतलब इसमें एक माइनस रह जाएगा। इतना क्लियर हो गया, = 0, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि माइनस का, अब देखिए इस केस में आप 2x - 1 को भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आपके पास 2x - 1 आ रहा है, तो 2x - 1 आपने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा x, इधर क्या बचेगा माइनस का 2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है 2x - 1 × x - 2 = 0, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके जो फैक्टर्स आए हैं ना हमारे पास, इन फैक्टर्स को भी आपको 0 से इक्वेट करके देखना पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं 2x - 1, इसको आप 0 से अगर आप इक्वेट करके देखेंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं, और साथ में हमारे पास x - 2 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इधर से आ जाएगा 1/2 और इधर से आ जाएगा 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जीरोज हैं 1/2 एंड 2, दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज हैं और साथ में ये पॉलिनोमियल है। इतना क्लियर हो गया। सो हमारे पास आंसर क्या होगा, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 16। तो 16 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि यहाँ पर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -6, जिसके 2 जीरोज हैं 2 और -6, और कहा गया है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास बेसिकली जीरोज हैं, आपके पास अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है कितनी, -6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, px = कितना हो गया, a × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। जस्ट बिकॉज आप a की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, px = कितना हो गया, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि x² - अल्फा + बीटा कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके देखिए, 2 + -6, ठीक है। इन दोनों का आपने एडिशन कर दिया और साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, तो ये हो जाएगा 2 × -6, ये कितना हो गया x², इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 2 + -6 कितना आएगा, -4, तो ये एक्चुअली में -4 हो जाएगा और ये x हो गया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो -12 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं x² + 4x, और ये कितना हो गया, -12, तो ये आ गया px = x² + 4x - 12, ये आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है कि आपको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स और साथ में उसके जीरोस को। कोफिशिएंट्स क्या हो गए, यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया a = 1, यहाँ पर b कितना हो गया, 4 हो गया, और साथ में c कितना हो गया, -12, और आपको वेरीफाई करके देखना है कि भाई अल्फा + बीटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अल्फा × बीटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी थी, ये था हमारे पास -4, अभी हमने देखा था इन दोनों का ऐड करके इस केस में, और साथ में अल्फा × बीटा की वैल्यू कितनी थी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज -12। अब आप देखिए कि अल्फा + बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, -b/a के इक्वल, दैट इज -4/1, दैट इज -4, ठीक है। और साथ में c/a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ -12। ये हमारे पास मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और साथ में ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं ना कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन से तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा × बीटा = c/a आ गया, लेकिन हम फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से बोल सकते हैं ना कि अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -b/a, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें वेरीफाई भी हो गई हैं। बस आपको इक्वेशन में लिखना ज़रूर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट दैट अल्फा + बीटा = c/a, और यहाँ पर अल्फा + बीटा = b - b/a
हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, मैं लिख के नहीं बस बता रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है। इतना क्लियर हो चुका है? चलिए, अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो अब हम 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लगभग 17 क्वेश्चन तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस केस में भी वही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, अल्फा की वैल्यू हमें दे दी गई है 2/3 और साथ में बीटा की वैल्यू दे दी गई है हमारे पास -1/4। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था? पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बट क्योंकि हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू, लेकिन देखिए इस केस में आप a की वैल्यू 1 मत लीजिए। आप एक काम करिए, a की वैल्यू 1 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना a की वैल्यू 1 के भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 लेने की जगह a रखिए, फिर एक्स स्क्वायर लीजिए प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस का 2/3 और ये बीटा कितना था? -1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? -1/4। ये आंसर आया। a इंटू एक्स स्क्वायर, इसका आप एलसीएम लेके देखिए तो एलसीएम कितना होगा? 4 3 12 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये माइनस का 3, इतना हो गया इंटू एक्स। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 2 से ही कैंसिल आउट हुआ तो बचा 2, 3 इंटू 2 6 और ये हो गया माइनस का 1/6, इतना आ गया। हम ये बोल सकते हैं कि a इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया? माइनस का 5/12 इंटू एक्स, ये हो गया माइनस का 1/6, इतना हो गया। अब आप खुद बताइए कि अगर आपको a की वैल्यू लेने को कहा जाए तो आप कौन सी a की वैल्यू लेंगे कि ताकि हमारे पास कोई भी टर्म फ्रैक्शन में ना बचे। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने a की वैल्यू को 12 लिया होता तो कोई भी टर्म हमारा फ्रैक्शन में नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? इसका मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ। इसका 12 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 12x² हो जाएगा। इसका अगर 12 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये डिनोमिनेटर में 12 है और यहाँ पर a की वजह से न्यूमरेटर में भी आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ यहाँ पर माइनस का 5x। अगर ये 12 होता तो यहाँ पर ये कितना आता? 12/6 दैट इज 2। इसका मतलब ये है कि इस केस में 12x² माइनस 5x माइनस 2 इतना आया पॉलिनोमियल। अब आप देखिए ये पॉलिनोमियल कितना सुटेबल है, यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये तो था हमारे पास पॉलिनोमियल, लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि भाई पॉलिनोमियल के साथ साथ आपको वेरीफाई भी करके देखना है। वेरीफाई आप कैसे करेंगे ये देखिए। सो वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? इन दोनों का आप ऐड करके देखिए। एक्चुअली में इन दोनों का एडिशन यहाँ पर आ चुका था वैसे भी, तो हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 5/12, ठीक है। इन दोनों का जो एडिशन था -5/12 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 5/12 और साथ में कितना था? अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन भी करके देखेंगे तो वो कितना आएगा? माइनस का 1 बाई कितना हो गया? 2 और 4 से कैंसिल आउट होगा तो नीचे बचेगा 2 और 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। ये हो गया। इतना क्लियर है? इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 लिख दीजिए और साथ में आपको करना क्या है? माइनस का b/a भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ से आप बोल सकते हैं ना कि -b/a कितना होगा? माइनस का माइनस ऑफ 5/12। इतना क्लियर है? माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, तो ये हो गया 5/12। और साथ में आप c/a क्या बोल सकते हैं? c/a मतलब होगा ये माइनस का 2 और साथ में ये 12, तो ये 2 और 12 कितना कैंसिल आउट हो गया? यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 6, तो ये हो गया माइनस का 1/6। ये c/a की वैल्यू है। इतना क्लियर? और साथ में ये b/a की वैल्यू है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन 3 हो गई और साथ में ये इक्वेशन 4 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और साथ में फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वेरीफाई भी हो गया। तो हमने पॉलिनोमियल निकाल भी लिया, साथ में उसको वेरीफाई भी करके देख लिया। इतना क्लियर हो गया? तो ये पार्ट अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बात बताइए, सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है। किसी ने कहा कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ax² + bx + c जो भी है पॉलिनोमियल है, कुछ भी है, ठीक है। किसी ने कहा कि x - 2
ये इसका फैक्टर है, x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर हम x माइनस टू इंटू इज इक्वल टू जीरो का अगर हम लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है ये पार्ट जो है ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक जीरो से इक्वेट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उसको भी अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर डाल के देखें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो x की जो वैल्यू है वो इसकी जीरो होनी चाहिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम हेयर कि यहाँ पर जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया था 2x² प्लस 2 इंटू ax प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10। अगर इसका जो फैक्टर है, फैक्टर क्या है x प्लस a, ये इसका अगर फैक्टर है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इसको अगर आप जीरो से इक्वेट करके देखेंगे, जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब p ऑफ माइनस ए कितना आना चाहिए, p ऑफ माइनस ए शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आप माइनस ए की वैल्यू डाल के देखिए, तो 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10, इसकी वैल्यू जीरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए का स्क्वायर कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हो जाएगा ए इंटू माइनस ए कितना होगा, माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, 5 इंटू माइनस ए दैट इज माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा सिर्फ हमारे पास ये टर्म। आप इसको अगर आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये 10 हो गया। राइट हैंड साइड पे हम ले जाते हैं इसको तो ये हो जाएगा 5a। 5 और 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 अगर आप 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो बचेगा कितना, 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 2। दैट्स इट, यही आंसर है, a की वैल्यू है 2। तो आपको पता चला कि अगर आपके पास कभी भी पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर दिया जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको फिर डिवाइड करके देखना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसा भी कर देते हैं कि अगर हमारे पास ये फैक्टर है, अगर ये क्वेश्चन के अंदर फैक्टर दिया गया है तो क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड करना शुरू कर देंगे और लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ऑल्दो उससे भी आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए कितना लेंदी प्रोसेस होगा वो। इससे अच्छा ये है ना कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो चुका है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया क्या गया है, इफ़ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये CBSE 2011 में क्वेश्चन आया था। एक चीज़ बताइए कि अगर आपके पास दो जीरोज़ हैं, तो जैसे अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं उसमें सारे इसमें दो जीरोज़ दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। आपके पास जीरोज़ कितने दे दिए गए, ये दोनों 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। हमने अल्फा को ले लिया 2/3 और बीटा को ले लिया -3। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ इज -b/a। इतना क्लियर है। अल्फा की वैल्यू है 2/3 और यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी, -3। और ये कितना है, अगर आप देखेंगे तो ये तो a रह गया, ये यहाँ पर कितना हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म हो जाता है। पता है क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो x वाला टर्म b होना चाहिए, यहाँ पर ये इन्होंने b लिख दिया। तो कन्फ्यूज़ मत करना, ये चीज़ क्या है कि इन्होंने जानबूझ के इधर b लिखा है ताकि आप कन्फ्यूज़ हो। ठीक है, जब आप यहाँ पर लिखने जाएंगे ना तो इसकी जगह -b की जगह ना आपको ये वाला टर्म लिखना है। इसीलिए कहा जाता है ना कोफिशिएंट ऑफ x, जानबूझ के b ना लिखकर कोफिशिएंट ऑफ x लिखा जाता है। उसका रीज़न यही है। इस केस में अगर आप b लिखते तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में आप लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रही। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये हो जाएगा -7, क्योंकि माइनस बाहर था, और +7 कोफिशिएंट ऑफ x है, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेके देखेंगे तो ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये -7/a। तो ये कितना हो गया, -7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -7/a। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 है इधर भी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको करना क्या है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए। अब आप एक काम करिए, c और a के टर्म्स में मत लिखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, b।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है a, और आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला था लास्ट वाले केस में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b/3। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये b/3, ये यहाँ पर आंसर कितना आया था b/3। अब 3 और ये 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा -2 इज इक्वल टू b/3। 3 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा b इज इक्वल टू -2 इंटू 3 दैट इज -6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6, ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया। सो बेसिकली एक्चुअल में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो कितना आया, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड देन -6, ये पॉलिनोमियल है। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। इतना क्लियर हो चुका है, आपके पास a और b की दोनों वैल्यूज़ भी आ गई, आपको पता भी चल गया कि किस तरीके से हमें इस पॉलिनोमियल को निकालना है। सो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2b को। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, if the sum of the squares of zeros of the polynomial fx this one is 40। अच्छा, इन्होंने क्या करा है कि fx पहले हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया दैट इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, और कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, मतलब अगर पॉलिनोमियल के स्क्वायर्स आप लेंगे और उनका सम करके देखेंगे तो वो सम की वैल्यू है 40। और पूछा गया है कि इस इक्वेशन के बेसिस पे आप बताइए k की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स दिया गया है, ठीक है, ये 40 है। अब आप इससे कुछ आइडिया तो लगा नहीं सकते क्योंकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी -8/1 विच इज़ 8, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज k/1 कितना होगा k। इतना क्लियर है। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप एक काम करिए 2 इंटू अल्फा बीटा को ऐड कर दीजिए, और अगर आपने ये ऐड किया है तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2 इंटू अल्फा बीटा। अब हमने करा क्यों है, ताकि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर आए, और वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 40। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना था 8, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 8, इसका स्क्वायर हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना था k, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू कितना हो गया 40। इतना क्लियर हो गया। 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ पर ये हो गया माइनस का 2k इज इक्वल टू 40। 40 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो 64 माइनस 40 कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 2k। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 अगर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 12, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई 12। यही आंसर है, ये हमारी k की वैल्यू है। ये पार्ट क्लियर हो चुका है। सो लगभग हमने क्या करा है कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 21 तक सारे क्लियर कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2b को। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2b को, 2b के क्वेश्चंस को। सो ये लेक्चर यहीं तक था। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।